देखिए, पाचन तंत्र के हम फर्स्ट पार्ट में आपको मुंह में पाचन और पेट यानी आमाशय तक पाचन बता दिए थे। जो मुंह में पाचन की क्रिया होती है उस जो पाचन होता है उसे हम बोलस कहते हैं, ये हम आपको समझा दिए थे। अब हम आपको उसके नीचे तक भी समझा दिए थे कि जब ये पाचन की क्रिया पेट तक पहुंच जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यहां तक तो समझा दिए थे। हम मुंह में से खाना इसे निकाल के देखते हैं, वो क्या हो जाता है, बोलस हो जाता है। और जो उल्टी करते हैं वो क्या होता है, काइम होता है। अब उसके आगे आपको इस पार्ट में समझाना था, हम पार्ट फर्स्ट में समझा दिए थे। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए। चलिए अब हम समझते हैं छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। देखिए, छोटी आंत में जैसे पेट के बाद खाना कहाँ जाता है, छोटी आंत में, तो छोटी आंत में पाचन कंप्लीट हो जाता है। अब समझते हैं हम लोग, छोटी आंत में जैसे खाना जाता है तो इसमें दो अलग अलग एंजाइम मिलते हैं। एक मिलता है यहां से अग्नाशय, अग्नाशय मतलब होता है पेंक्रियाज, और एक मिलता है इधर पित्ताशय से। हम इस फिगर को यहां बना देते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। पेट में से काइम जैसे पहुंचेगा छोटी आंत में, इधर से अग्नाशय निकालेगा। अब ध्यान से देखिए, अग्नाशय की एक खासियत होती है, यही भोजन को पूरी तरह पचाता है। अब आपको ये पूरी तरह अग्नाशय पचाता है, देखिए पूरी तरह पचाने के लिए एंजाइम जो छोड़ता है वो अग्नाशय छोड़ता है। ध्यान दीजिए, मुंह में केवल पाचन स्टार्च, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट था, उसका पाचन हुआ और किसी चीज का नहीं। पेट में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन हुआ और किसी चीज का नहीं। जबकि हम लोग खाना तो हर चीज खाते हैं, तो पूरी तरह पचाने के लिए अग्नाशय यानी पेंक्रियाज एंजाइम छोड़ता है। यह एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि चैप्टर में समझाएंगे कि ग्रंथि क्या होती है। यह पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। पूर्ण पाचक मतलब इसमें जो एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को भी पचा सकता है, वो फैट को भी पचा सकता है, साथ साथ वह प्रोटीन को भी पचा सकता है। तो इससे तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसको शॉर्टकट में याद रखिएगा, लेट, LAT, लेट। अब समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ पे L से होगा लाइपेज, शॉर्टकट याद रखिएगा, लाइपेज मतलब लासा, लासा याद रखिएगा, लासा चिपचिपा होता है, तो ल से लाइपेज, लासा होता है चिपचिपा, तो ये चिपचिपा पदार्थ को पचाएगा। चिपचिपा में कौन होगा, फैट, फैट मतलब वसा, वसा मतलब चर्बी को पचाता है, उसी को कहते हैं लिपिड। जितना भी आप ऑयली चीज खाते हैं ना सब वो लिपिड होता है, तो उसको कौन पचाएगा, हमारा लाइपेज पचाएगा। याद रखिएगा, लाइपेज उसको पचाने का काम करता है। लाइपेज समझ में आ गया। अब समझते हैं ए से एमाइलेज, ए से होता है एमाइलेज। देखिए, एमाइलेज जो होता है ना, स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। अब आप कहिएगा कि सर स्टार्च का पाचन तो मुंह में हो गया था। देखिए, हम लोग बहुत जल्दी से खाना घोट लेते हैं, वैसा स्टार्च यानी वैसा चोकर यानी मंड जो मुंह में नहीं पच पाया था लार में, अब वो आके कहां पचेगा, एमाइलेज द्वारा पच जाएगा। देखिए, जानवर जो होते हैं, जानवरों में ये एमाइलेज कम होता है, इसलिए जानवर क्या करते हैं, मुंह में ही खाने को पचाते हैं। आप देखिएगा, जानवर गाय भैंस खा लेंगे खाना, फिर खाना को निकाल के मुंह में ऐसे ऐसे जुगाली करते रहते हैं, कौरी करते हैं सर, ताकि उसमें एमाइलेज मिल जाए, स्टार्च को पाचन कर सके। तो ये हो गया हमारा एमाइलेज, ये किसको पचाता है, स्टार्च को। अब ये स्टार्च किसका रूप है, तो कार्बोहाइड्रेट का। हम आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट के कई फॉर्म होते हैं, उसी में का एक रूप है आपका स्टार्च। अब आगे समझते हैं लोग ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करेगा। अब याद कीजिए, प्रोटीन तो पेट में पहुंचा था, पेट में था पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को क्या बना दिया था, पेप्टोन। तो ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन तो रहा नहीं, वो क्या बन चुका है, पेप्टोन बन चुका है। हम पार्ट 1 में पढ़ा दिए हैं। अब ये जो ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो अब आप देखिए, प्रोटीन को पचा दिया, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का रूप है उसको पचा दिया, फैट यानी वसा को पचा दिया, लिपिड किसको कहते हैं, ऑयली पदार्थ को, उसको पचा दिया। तो भोजन के यही तीन अंग होते हैं मुख्य रूप से। ये तीनों अंगों को पचाने वाले एंजाइम को अकेले छोड़ता है अग्नाशय यानी पेंक्रियाज, इसी कारण इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। ये समझ में आ गया। ये जो एंजाइम छोड़ता है ये छोटी आंत में छोड़ देता है, इसलिए ये छोड़ता भले पेंक्रियाज है लेकिन पहुंचता कहां है, छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत के पहले भाग में। समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिए, छोटी आंत जो है वो कहता है कि भैया हम पाचन तभी करेंगे जब खाना क्षारीय हो, हम अम्लीय खाना को नहीं पचा सकते हैं। यही हो गया बवाल, क्योंकि पेट में आपको पता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, वो हो गया था अम्लीय। अब जो ये काइम आ रहा है ये तो अम्लीय है। अब बेचारा अग्नाशय पूर्ण पाचक यानी लेट नामक एंजाइम इसमें छोड़ चुका है। अब इसका अलग नखरा कि भैया हमको अम्लीय चीज पसंद नहीं है, अब क्या करेंगे, तो इसके उपाय के लिए है लीवर। ये जो लीवर होता है, ये लीवर जो होता है पित्त यानी गाल का निर्माण करता है। पित्त एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, जिसका स्वाद इतना कड़वा होता है जिसको आप सोच नहीं सकते। उसका पीएच लगभग 8 होता है, वह क्षारीय होता है।
मुर्गा का जब मीट बनता है ना तो उसमें एक पीत होता है कैप्सूल बराबर, अगर वो कट गया ना तो पूरे मीट का टेस्ट खराब कर देता है। तो ये लीवर जो होता है ना पीत को बनाता है और स्टोर कर देता है पीत की थैली में, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पीत की थैली या पित्ताशय कहते हैं। स्टोर कर दिया वो लीवर, इसको बनाकर स्टोर कर देता है पित्ताशय में, जिसे हम लोग गाल ब्लेडर या पित्ताशय या पीत की थैली कहते हैं। कभी कभी इसमें पथरी हो जाता है तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। निकाल देने से कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि निर्माण कौन कर रहा था? लीवर कर रहा था, पित्ताशय केवल स्टोर करता था। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो होता है ना पित्ताशय, ये क्या करेगा, इसमें क्या छोड़ देता है? पीत छोड़ देता है। पित्त एक चीज लिक्विड होता है जो ये भोजन अम्लीय था उसको क्या कर देगा? क्षारीय कर देता है। तो देखिए कितना बढ़िया काम किया, क्षारीय कर देगा। और ये पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ दिया। अब छोटी आंत कहता है हाँ अब हम अस्थिर पचाएंगे। तो भोजन को क्षारीय करने का काम पित्त करता है। कहेगा पित्त बनता कहाँ है? लीवर में। स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय में। और ये आके कहाँ मिलता है? छोटी आंत में मिल जाता है। भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। साथ ही साथ यह वसा को भी पचाता है। वसा को पचाने की क्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाता है। वसा को पचाने की क्रिया क्या कहलाएगा? इमल्सिफिकेशन। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, लीवर क्या करेगा? पित्त यानी गाल का निर्माण करेगा। पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर ये पित्त को स्टोर करता है। इसका पीएच कितना होता है? 8 होता है। यह भोजन को क्षारीय कर देता है, वसा का पाचन करता है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एंजाइम न होते हुए भी पाचन का काम करता है? तो यही है पित्त, जो एंजाइम न होते हुए भी पाचन का काम करता है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है कि वह कौन सा हार्मोन है जो छोटी आंत से निकलता है? छोटी आंत के ऊपरी भाग से निकलता है। ये पूरा छोटी आंत है। छोटी आंत के ऊपरी भाग से 2 हार्मोन निकलता है। वह हार्मोन जो पित्त की थैली को कहता है जल्दी जल्दी पित्त छोड़ो, पित्त छोड़ो। क्यों? क्योंकि खाना आ रहा है, जल्दी क्षारीय करो। तो जो पित्त निकालने के लिए हार्मोन निकलता है उसे कहा जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा काइनिन? कौन सा हार्मोन? कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन इससे क्या कर देता है? उत्तेजित करता है। यह हार्मोन कहां बनता है? छोटी आंत में। जैसे ये हार्मोन निकलेगा यहां से क्या निकल जाएगा? पित्त निकल जाएगा और भोजन क्या हो जाएगा? क्षारीय। अब बात यहां आता है कि अग्नाशय से जो पूर्ण पाचक एंजाइम है उसे छोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन छोड़ा जाता है? तो यह छोटी आंत एक और हार्मोन छोड़ती है जिससे कि अग्नाशय से क्या निकलने लगे? एंजाइम निकलने लगे। ये तीनों, उसे हम लोग कहते हैं सेक्रेटिन। कौन सा एंजाइम? सेक्रेटिन। यहां लिख देते हैं हम सेक्रेटिन। यहां लिख दिए। अग्नाशय किसके द्वारा उत्तेजित होता है? सेक्रेटिन हार्मोन। तब ध्यान से समझिए, सेक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय से एंजाइम निकलने के लिए उत्तेजित करता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन यहां लिखा है ना, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो ये है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये इधर से कहता है तुम पित्त छोड़ो। अब ये दोनों हार्मोन निकलते कहां है? सब छोटी आंत से। एक निकालता है पित्ताशय से पित्त और एक निकालता है अग्नाशय से एंजाइम। पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन और अग्नाशय से एंजाइम निकालने के लिए सेक्रेटिन। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आगे समझा देते हैं छोटी आंत में क्या क्या क्रिया होती है। भोजन जो पहुंचता है वो कहां पहुंचेगा? वो ड्यूडेनम में पहुंचेगा। ड्यूडेनम में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, याद रखिएगा, या एंजाइम नहीं निकलता, इसलिए ड्यूडेनम में पाचन नहीं होता है। ड्यूडेनम में 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन जो पित्ताशय से पित्त निकलता है, और एक निकलता है सेक्रेटिन जो अग्नाशय से ये पूर्ण पाचक रस निकलता है। समझ में आ गया? अब ये जो एंजाइम निकला है ये भोजन में अच्छी तरह मिल जाए इसके लिए जरूरी है भोजन को फैलाया जाए। आप देखते होंगे घर की महिलाएं जब वो चावल बीनती हैं तो चावल को पहले इसे फैला देती हैं, इसे छींट देती हैं सूप में, फिर बीनती हैं। तो भोजन सब ड्यूडेनम में ही रहता है, इसलिए इसको फैलाने के लिए जगह चाहिए। तो ये फैलाने का जगह जो देता है वो जेजुनम देता है। तो देखिए ड्यूडेनम में भी पाचन नहीं हुआ, जेजुनम में भी नहीं हुआ। ये यहाँ हार्मोन निकला और जेजुनम उन लोग को जगह दे दिया फैलने के लिए। इतना समझ में आ गया? अब ये छोटी आंत का सबसे निचला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं इलियम। इलियम में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, और यहीं पे पाचन कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी आंत में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। वो मेन काम कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। इलियम में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं इरेप्सिन। यह इरेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। अब जरा देखिए, प्रोटीन पेट में आया तो बन गया
पेप्टाइड, पेप्टोन। जैसे इसमें से अग्नाशय से उसमें निकला ट्रिप्सिन, वो उस प्रोटीन जो टूटा हुआ था पेप्टोन में, उसे बना दिया पेप्टाइड। अतः यहाँ जो प्रोटीन है वो किस रूप में है? पेप्टाइड के रूप में है। तो ये क्या करता है, इरेप्सिन इस पेप्टाइड को, या पेप्टाइड किसका रूप है? प्रोटीन का रूप है, यह प्रोटीन का रूप है। तो इस प्रोटीन को क्या कर देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। तो यहाँ पर पाचन पूरी तरह से क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ कंप्लीट हुआ? तो छोटी आंत में। तो प्रोटीन तीन जगह पहुंचता है, एक आमाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा और छोटी आंत द्वारा। यहां समझ में आ गया? इसमें अलग अलग प्रकार के भी एंजाइम निकलते हैं इसमें से। बड़ा सिंपल है, उसको याद रखना। देखिए, माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को पचाएगा, सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज को पचाएगा, ग्लैक्टेज नामक एंजाइम ग्लैक्टोज को पचाएगा। यानी मिलता जुलता है। तो उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना इजी थोड़ी पूछेगा माल्टेज किसको पचाता है तो माल्टोज को, सुक्रेज किसको पचाता है? सुक्रोज को। तो ये सब 5 प्रकार के एंजाइम कहां से निकलते हैं? छोटी आंत से निकलते हैं, जिसमें सबसे मेन कौन सा होता है? इरेप्सिन। छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम को हम लोग सक्कस इंट्रीगस कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कस इंट्रीगस। सक्कस इंट्रीगस में 4-5 टाइप के एंजाइम मिलेंगे, माल्टेज माल्टोज को, ग्लैक्टेज ग्लैक्टोज को, सुक्रेज सुक्रोज को। लेकिन याद रखिएगा, इरेप्सिन किसको पचाता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन का यहां कौन सा रूप मिलेगा? तो पेप्टाइड मिलेगा। आइए, पेप्टाइड को किस में बदल देगा? एमिनो एसिड में, अब पच जाएगा। अब इस छोटी आंत जो होता है इलियम, इस इलियम में एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। विली कहिए या विलाई कहिए। वो क्या करता है? अवशोषण का काम करता है। तो मेनली भोजन का जो अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है, वो इलियम में होता है, और इलियम में कौन करता है? उसे विलाई करता है। यहां भोजन का अवशोषण हो गया। कहेगा कि पाचन कंप्लीट कहां हो जाता है? तो छोटी आंत में। यहां पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। क्या ड्यूडेनम में पाचन होगा? नहीं, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। जेजुनम क्या करता है? उन खाना को इसे जगह देता है ताकि फैल जाए, अच्छे से पाचन हो सके। समझ में गया? अभी भी जल का अवशोषण नहीं हुआ है। पाचन हो चुका है, भोजन का पाचन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, केवल जल बच गया। अब वो जल कहां जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा अवशोषित होने के लिए। अब छोटी आंत समझ में आ गया? यही पाचन का मेन काम करता है छोटी आंत। इसलिए इस छोटी आंत को देहात के लोग कहते हैं कि भैया यही ना पचाया है, तो देहात के लोग इसको पचौनी कहते हैं। तो पचौनी नहीं है, वो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। समझ में आ गया आप लोग को? ये छोटी आंत का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बड़ी आंत बताते हैं, जहां पर क्या चीज होता है? पाचन की क्रिया, जल का अवशोषण हो जाता है। देखिए, आपको हम छोटी आंत तक बता दिए। छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच गया, अब भोजन में बच गया केवल जल। तो अब यहां से भोजन जो जाएगा वो बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत का ये गोल वाला भाग सीकम कहलाता है। इससे एक नीचे एक अवशेषी अंग लटका होता है, जिसे हम कहते हैं एपेंडिस। एपेंडिस शरीर में होता है किंतु काम नहीं करता है। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। ये घास भूस पचाने के काम में आता है। ये जानवरों में बहुत बड़ा पाया जाता है। पहले हम लोग भी जानवर की तरह घास भूस खाते थे, इसलिए हम लोग में ये था, किंतु अब ये अवशेषी अंग हो गया है। अब देखिए, बड़ी आंत को हम लोग टेक्निकल भाषा में हम कोलोन कहते हैं। बड़ी आंत का मेन काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना। डायरिया में बड़ी आंत खराब हो जाता है, जल अवशोषित नहीं करता, इसलिए लेट्रिन पानी की तरह होने लगता है। तो ये जल को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गया? इसको टेक्निकल नाम क्या होता है? कोलोन। टेक्निकल नाम में इसे क्या कहते हैं? कोलोन। देखिए, जल का अवशोषण करता है, निचला भाग सीकम कहलाता है, अपेंडिस एक अवशेषी अंग है। बड़ी आंत के भाग को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। 4 प्रकार के कोलोन मिलेंगे। देखिए, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसे कहते हैं एसेंडिंग कोलोन। तो ये ऊपर की ओर एसेंडिंग कोलोन। ये सीधा हो गया, सीधा को क्या कहते हैं? क्षैतिज या ट्रांसवर्स। तो ये हो गया एसेंडिंग कोलोन, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, और ये नीचे उतर रहा है तो ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन। तो देखिए, बड़ी आंत का टेक्निकल नाम कोलोन। ऊपर गया तो एसेंडिंग कोलोन, इधर गया तो ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे उतरा तो डिसेंडिंग कोलोन। अब बताइए, ये तो एकदम टुकड़ा है, तो लाइन के टुकड़ा को लाइन सेगमेंट, तो कोलोन के टुकड़ा को कोलोन का सेगमेंट, तो इसे कहते हैं सेगमोइड कोलोन। सेगमेंट मतलब टुकड़ा, तो सेगमोइड कोलोन, ये हो गया सेगमोइड कोलोन। इसी सब में क्या होता है भाई? जल का क्या कर दिया जाता है? अवशोषण कर दिया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब ये नीचे का हिस्सा होता है, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम। ये निचला भाग जो हो गया, ये हो गया आपका रेक्टम हो गया, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम। अगर एक तरह से इसको लिखें तो 5वां भाग हो जाएगा आपका रेक्टम। रेक्टम को कहते हैं मलाशय। मलाशय क्या होता है? इसी में भोजन जाके जो पूरी तरह से भोजन को पचा लिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं काइल। तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा? काइल पहुंचेगा। काइल, काइल जो होता है वही लेट्रिन का रूप होता है। तो मुंह में हुआ तो
बोलस बना, पेट से निकला तो क्या बना काइम, और आंत से निकला तो बन गया काइल। तो यही काइल मलाशय में क्या रहता है, स्टोर रहता है, समझ गया। इसी में बिलिरुबिन नाम का एक लिक्विड मिल जाता है, वह बिलिरुबिन को लीवर मिला बनाया रहता है, वही भोजन में मिला देता है। बिलिरुबिन के कारण लेट्रिन का रंग पीला हो जाता है, और लेट्रिन कहाँ जमा रहता है, ये रेक्टम में जमा रहता है, मलाशय में, और ये एनस यानी गुदा के रास्ते बाहर चला जाता है। अब देखिए ध्यान से, जब कभी ये रेक्टम में जहां लेट्रिन जमा रहता है, काइल के रूप में जमा रहता है, वहां पे कभी कभी घाव बन जाता है या उधर मांस बढ़ने घटने लगते हैं सब, तो उससे ये रास्ते में रुकावट आने लगती है। इसको एक बीमारी कहते हैं, जिसे हम बवासीर या पाइल्स नाम की बीमारी कहते हैं। ऑपरेशन करके उस मांस को काट के निकाल दिया जाता है। तो यहां तक तो समझ में आ गया, ये कंप्लीट पाचन हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे समझते हैं पाचन से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बड़ी आंत समझ में आ गया। बड़ी आंत का सिंपल सी बात भाई, ये जल का केवल अवशोषण करता है, पाचन नहीं करता है। इसको टेक्निकली भाषा में कोलोन कहते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमोइड कोलोन। नीचे उतरा तो रेक्टम, रेक्टम से बाहर चला गया तो आपको ये हो गया आपका एनस। इतना समझ में आ गया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताते हैं। देखिए, भोजन में जो पाचन के मेन 3 अंग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। प्रोटीन सबसे जटिल होता है, इसे पचाना बहुत मुश्किल होता है। हम पूरा पाचन बता दिए हैं, आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कहाँ कहाँ क्या होता है। प्रोटीन का पाचन, आमाशय में क्या निकलता है, पेप्सिन। आमाशय का पेप्सिन इस प्रोटीन को क्या बना देता है, पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद आमाशय से ये जाता है जैसे आगे, तो अग्नाशय से, अग्नाशय का ट्रिप्सिन जो होता है इस पेप्टोन को क्या बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। तो यहां हो गया पेप्टाइड। अब ये पहुंचेगा आंत में, छोटी आंत में। तो अब देखिए, अब ये कहां पहुंचा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत का जो इरेप्सिन होता है, छोटी आंत का इरेप्सिन इस पेप्टाइड को किस में बदल देता है, एमिनो एसिड में। तो ये आपका एक फ्लो हो गया, आप इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोटीन का पाचन कैसे होता है समझ में आ गया आप लोग को। पेट में क्या बन जाएगा, पेप्टोन। अग्नाशय उसे क्या कहेगा, पेप्टाइड। और छोटी आंत इसे क्या कर देगा, एमिनो एसिड। पेट में कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में इरेप्सिन। समझ में आ गया आप लोग को प्रोटीन का पाचन। अब जो भोजन के अलग अलग रूप थे उसको समझिए। जब मुंह में भोजन को कूच दिया गया, भोजन को मुंह में कूचा गया तो उसे क्या कहते हैं, बोलस। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचा था, पेट में। जब पेट में उसको खूब पाचन वाचन किया गया तो उसे क्या किया गया, काइम। उसके बाद कहाँ गया, आंत में अवशोषण हो गया, बड़ी आंत में जल अवशोषण हो गया, ये क्या बन गया, काइल। और काइल में बिलिरुबिन की वजह से काइल पीला हो जाता है, जिसे हम लेट्रिन कहते हैं। समझ में आ गया। मुंह से खाना निकाल के देखते हैं वो क्या है, बोलस। उल्टी कर देते हैं वो क्या है, काइम। और जो मलमूत्र त्याग देते हैं वो क्या हो जाता है, काइल हो जाता है। तो ये भोजन का रूप समझ में आ गया। अब देखिए, पाचन के कई स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। बेसिकली 5 चरण होते हैं। जब हम भोजन को मुंह में निगलते हैं ना, तो उसे कहते हैं इंजेशन। उसे क्या कहते हैं, इंजेक्शन नहीं, इंजेशन। तो इसे अंतःकरण कहते हैं। जैसे भोजन को मुंह में लिए, अब पाचन चालू हो जाएगा। पाचन स्टार्ट कहां से होता है, मुंह से। खत्म कहां हो जाता है, आपका छोटी आंत में। सबसे देर तक भोजन कहां रहता है, पेट में। मुंह में लेने की क्रिया क्या कहेगा, इंजेशन। उसके बाद पाचन चालू हो जाएगा। पाचन पूरा करेंगे लोग तो पाचन पूरा कंप्लीट कहां हो जाता है, छोटी आंत तक। छोटी आंत में पाचन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसका अवशोषण होगा, सोख लिया जाएगा। और जैसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद उस बचे हुए भोजन से हम ऊर्जा बनाएंगे। तो ऊर्जा बनाने को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। ऊर्जा बन जाएगा, हम लोग को लगने लगेगा वाह बहुत खा लिया आपको। अब वही जब अब पूरा पचा हुआ भोजन रेक्टम मलाशय में स्टोर रहता है, उसे बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, डिफेक्शन। मलमूत्र त्याग दीजिए। तो पाचन के कितने स्टेप हो गए, 5। पहला हो गया इंजेशन। जैसे इंजेशन करेंगे पूरा पाचन की क्रिया होगी छोटी आंत तक। इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, पूरा खाना खींच लिया जाएगा। उसके बाद एसिमिलेशन, ऊर्जा बनेगा। उसके बाद डिफेक्शन। समझ में आ गया ये पाचन के स्टेप्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद। देखिए, चलते हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं बायोलॉजी का, टीथ यानी दांत के बारे में। दांत हमारे जीवन के लिए जरूरी होते हैं। दांत जो होता है हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। दांत नहीं रहता ना तो मुंह जो डचकल बचकल रहता है। देखते होंगे गांव वगैरह में किसी का अगर दांत जो फेंक दिया है तो लगता है जैसे सियार है। तो वो दांत जरूरी होता है। दांत से ही आपको चूहा छछूंदर में अंतर समझ में आ जाता है। देखते हैं ना, उसका दांत आगे निकला रहता है। तो दांत बहुत जरूरी है सुंदरता के लिए। समझ में गया। अब दांतों के मेन चीज के बारे में समझते हैं। दांत का मेन काम क्या चीज होता है। देखिए,
दांत सबसे पहले ये बने किस चीज के होते हैं, तो ये बहुत ही कठोर उत्तक के बने होते हैं। हालांकि बहुत पहले जब जीव विज्ञान अपने प्रारंभिक चरण में था तो दांतों को हड्डी में गिन लिया जाता था। दांत हड्डी में नहीं आते हैं, उच्च घनत्व तथा उच्च कठोरता वाले उत्तक से बने होते हैं हमारे दांत। इसका अध्ययन जो दांत कहलाता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों को सबसे ज्यादा क्षति अगर पहुंचती है तो फ्लोरीन गैस से पहुंचती है। फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन पे दे देंगे ना दांत से तो दांत झड़ जाता है। फ्लोरीन के कारण इसको सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है। दांत के दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग होता है और एक बाह्य भाग होता है। देखिए दांतों के दो परत, बाहरी और आंतरिक में जो सबसे बाहर की पतली परत होती है ना, एकदम बाहर हल्का सा पतला परत होता है, वो इनामल होता है। इनामल के कारण ये हमारा जो दांत होता है वो सफेद दिखता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। और आंतरिक परत को हम डेंटाइन कहते हैं। दांतों का 80 से 85% भाग डेंटाइन का ही होता है और बाहर की हल्की परत इनामल होती है। तो इनामल क्या होता है, तो ध्यान से समझिए, सबसे बाहरी परत है। इनामल और डेंटाइन दोनों बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के। लेकिन जो इनामल होता है वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप, क्रिस्टल रूप उसे कहते हैं जिसकी एक आकृति फिक्स होती है, तो वो क्रिस्टलीय रूप को कैल्शियम एपेटाइट कहते हैं। तो जनरली अगर कहेगा कोई कि दांत किसके बने होते हैं तो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। आंतरिक भाग डेंटाइन वो कैल्शियम फास्फेट का होता है और बाहरी भाग जो इनामल होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सबसे कठोर भाग है, सबसे मजबूत नहीं है। सबसे मजबूत जबड़ा होता है जबकि सबसे कठोर भाग इनामल होता है। तो ये आंतरिक और बाह्य भाग समझ में आ गया। अब दांत में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है मोनोफियोडोंट जो एक बार ही निकलता है और एक होता है डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट जो दोबारा निकल सकते हैं। तो डाइफियोडोंट को हम लोग दूध के दांत कहते हैं। वैसे दांत दूध के दांत कहलाते हैं जो दोबारा निकल सकते हैं। तो दोबारा निकलने वाले कुल जो दांत होते हैं वो 12 से 14 वर्ष की आयु में वो टूटने लगते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो वैसे दांत जो दोबारा निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो होती है 20 होती है। दूध के दांत की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वो 20। तो अब आप बताइए, तो 20 दांत तो दोबारा टूट के निकले और टोटल दांत होते कितने हैं, 32। तो 32 में से 20 टूट के फिर निकल गया तो कहेगा कि मानव के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो कितने दांत हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। जीवन काल में निकलने वाले दांतों की संख्या हो जाएगी 52। समझ में आ गया इतना। अब दांतों के प्रकार समझते हैं, जब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। दांतों के प्रकार को देखते हैं हम लोग। दांत बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सब इन दांतों के प्रकार से क्वेश्चन आता है अक्सर। सबसे आगे का दांत इंसीजर होता है जिसको हम लोग कृंतक कहते हैं। ये आगे के 4 दांतों को हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर। 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। तो एक्चुअली दांत को एक सेट ही पढ़ना चाहिए, एक वर्ग का। बस 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाला हो जाएगा। दोनों दांत में एकदम सिमेट्रिक होता है, मतलब एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो आगे के ये 4 दांत क्या हो जाएंगे, इंसीजर। इनका मेन काम क्या होता है, भोजन को काट देना। देखिएगा लड़कों को ना बचपन में उनकी माँ खाना कैसे देती है, रोटी दे देगी, उसमें कुछ लगा देगी, घी चीनी या जैम वगैरह कुछ लगा के उसको लपेट के इसे रोटी टाइप का बना दे। छोटका बच्चा इसको लेकर इसे काटते फिरेगा उसको। तो ये सामने का जो इंसीजर होता है ये भोजन को काटने का काम करता है। समझ में आ गया आप लोग को। इसकी संख्या सामने कितनी होती है, 4। सामने संख्या कितनी हो गई, 4। अब टोटल संख्या कहेगा तो अगर ऊपर 4 तो नीचे में भी 4। टोटल इंसीजर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो देखिए ये भोजन को क्या करता है, काटता है। ऊपर में कितने, 4 और नीचे में भी 4। तो 4 तो नहीं 8 हो गए। इन्हें हम लोग नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो टीथ होते हैं यानी ये इंसीजर होता है, ये वाला भाग इंसीजर। आप समझ रहे हैं, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये इंसीजर हो गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इंसीजर। तो ये जो इंसीजर का पार्ट होता है ये ठीक नाक के नीचे होता है। जितना दूर पे नाक होता है अगर नीचे आएगा तो उतना ही दूर में क्या होगा, इंसीजर हो गया। समझ गया। ये नॉर्मल नाक की बात कर रहे हैं। अब कोई भोथर नाक लेके बैठल रहेगा तब बड़ा, तो पूरा दतवा उसी के नाक के नीचे चला है। भोथड़ा नाक की बात नहीं कर रहे, सिंपल नाक की बात कर रहे हैं। समझा गया कि नहीं। तो ये हो गया सामने का इंसीजर। अब सेकेंड पार्ट जो होता है केनाइन। केनाइन को हम रदनक कहते हैं। केनाइन को क्या कहते हैं, रदनक। देखिए ये लंबा वाला जो है ना, एक ये केनाइन हो गया, एक इधर वाला केनाइन हो गया। तो यहाँ सी फॉर केनाइन लिख देते हैं। ये रदनक होता है, ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीवों में लंबा पाया जाता है और शाकाहारी जीवों में छोटा पाया जाता है। जैसे हम लोग में उतना लंबा नहीं पाया जाएगा, लेकिन वही शेर वगैरह को देखिएगा, कुत्ता को देखिएगा तो उसमें ये वाला पोर्शन जो होता है केनाइन का जो पोर्शन होता है काफी लंबा होता है। आप अगर सीरियल वगैरह में भी देखिएगा तो भूत होते हैं, भूत तो बहुत कम पाए जाते हैं, भूतनी ज्यादा होती है। चुड़ैल, तो चुड़ैल वगैरह को देखिएगा ना सुंदर रहेगी, जब चुड़ैल का रूप लेगी तो ऐसे मुंह खोलेगी और उसका कौन सा दांत लटकेगा, इंसीजर थोड़ी लटकेगा, केनाइन लटका लेती है इससे। मतलब हम अपने ओरिजिनल रूप में आ गए, मतलब समझ में गया।
तो ये हो गया भूतनी सबका। तो इन जो केनाइन होता है, अब आप ध्यान दीजिए, दो केनाइन ऊपर है तो दो केनाइन नीचे भी रहेगा। तो आपसे कहेगा कि भोजन को फाड़ने का काम कौन करता है, तो भोजन को फाड़ता है मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। इसकी संख्या 2 के ऊपर और 2 से गुणा कर दीजिए क्योंकि नीचे भी टोटल 4 हो जाएगी। इसे आई तिथ कहते हैं क्योंकि यह आंखों के ठीक नीचे पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग आई तिथ के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरा प्रकार का जो होता है वो प्रीमोलर। देखिए यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत होता है प्रीमोलर में, मोलर में। प्रीमोलर को हम अग्र मतलब आगे का, चवर्णक मतलब चबाने वाला, अग्र चवर्णक कहते हैं। यहाँ हम हरे रंग से बना दिए। तो ये जो प्रीमोलर है, दो इस साइड दो इस साइड, टोटल एक साइड में प्रीमोलर दो होते हैं, एक इधर प्रीमोलर एक इधर प्रीमोलर। तो ऊपर की ओर प्रीमोलर कितने हो गए, 4। तो जब ऊपर की ओर 4 प्रीमोलर तो नीचे की ओर भी कितने प्रीमोलर होंगे, 4 प्रीमोलर होंगे। तो ये हो गया प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या होता है, भोजन को चबाने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा छोटे बच्चों में ये प्रीमोलर नहीं होता है, इसलिए छोटा बच्चा जब भी हंसेगा ना तो देखिएगा उसके में दांत यहाँ लाइन से रहेगा, फिर दांत नहीं रहेगा और फिर उसके पीछे दांत रहेंगे। तो छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, प्रीमोलर। ध्यान से समझिए, प्रीमोलर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में अग्र चवर्णक। ये भोजन को चबाने का काम करता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में देखिएगा दांत यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत लड़का मान देता है कि मोलर नहीं होता है, नहीं, गलत है। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है। तो भोजन को चबाता है, बच्चों में नहीं होता है। इसकी संख्या देखिए, संख्या अगर ऊपर की ओर देखिएगा तो 2 इस साइड 2 इस साइड, तो ऊपर में कितने हो गए, 4। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसे चिक टीथ कहते हैं। चिक मतलब गाल के पास होता है। गाल के पास कौन सा चिक होता है, प्रीमोलर होता है। तो ये हो गया इसका चिक टीथ के नाम से जानते हैं। समझ गए। अब हम लोग सबसे लास्ट वाला देखते हैं, हम लोग मोलर। सबसे लास्ट में मोलर होता है, इसे चवर्णक कहते हैं। देखिए प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम है भोजन को चबाना। तो ये जो बड़े बड़े दांत होते हैं एकदम पीछे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं। लड़का लोग इसी से गुटखा खाता है, देखिए वैसे चबाएगा गुटखा इतना इधर फूल जाएगा। तो इसकी जो ये सबसे लास्ट में होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, चवर्णक या मोलर। ये भी भोजन को चबाते हैं। इसमें ना एक और में देखेंगे इधर 3 होंगे और इधर 3 होंगे। तब अगर देखिए 3 इधर 3 इधर, 6 तो ऊपर ही हो गया। तो टोटल मोलर कहेगा तो 6 तो बाबू ऊपर ही हो गया और नीचे भी उतना ही होते हैं। तो 6 दूनी 12। समझा गया। अब ध्यान दीजिए, इसका काम है चबाने का। अब ये तो हो गया भाई प्रीमोलर, इधर वाला क्या हो गया, मोलर। मोलर में भी 3 मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। मोलर 3 टाइप के होते हैं, ठीक हो गया। अब इन तीनों मोलर में से जो थर्ड मोलर होता है ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, मोलर में से थर्ड मोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं बच्चों में मोलर ही नहीं पाया जाता, ये तो गलत है ना। अरे भाई 3 में से 1 तो नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। बाकी तो दोनों मोलर पाए जाते हैं। तब आप ही बताइए ना, प्रीमोलर तो साफ पाया ही नहीं जाता है, दोनों प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। अब मोलर में से 3 तो में से 2 तो पाया ही जाता है। तो कहेगा कि कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर। और कहेगा कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। समझा गया। तो भोजन को ये भी क्या करता है, चबाने का काम करता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, इसे हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। विजडम मतलब है बुद्धि। अमूमन ये 24 वर्ष की आयु में आता है। कहा जाता है कि ये 22 से 24 वर्ष जब उम्र होती है तब आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत लड़कों का पहले भी आ जाता है। इसमें कोई लड़का, अब हम मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे तो मेरा मोलर निकल रहा था, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, एक एवरेज माना गया है। एक्सेप्शनल में कुछ लोग का पहले भी आ जाता है। तो ये हो गया आपका मोलर। तो ध्यान से समझ में आगे आप लोगों को। तो विजडम टीथ किसे कहते हैं, अक्ल दांत। अक्ल दांत बोला जाता है किसको, मोलर को। इसलिए देहात में भी कहा जाता है कि जब मोलर निकलते रहता है, चहुआ जो कहते हैं कि बाबू का अकल निकल रहा है, असली अकल इसी से होता है। तो दांतों के प्रकार समझ में आ गया। सामने जो है वो कौन सा हो गया, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में कौन सा दांत नहीं, तो प्रीमोलर। मोलर में से कौन सा नहीं, तो थर्ड मोलर। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए जो पक्षी होते हैं ना, एवीज यानी बर्ड्स, तो पक्षियों का जो दांत होता है, पक्षियों का दांत वो चोंच का रूप लेता है। तो पक्षियों का दांत जो होता है वो चोंच समझते हैं, ठोड़ का रूप ले लेता है। ठोड़ समझते हैं ना, लिपस्टिक जिस पे लगाया जाता है। तो पक्षियों का जो दांत होता है वो ठोड़ का रूप ले लेता है, चोंच का। अब हाथी में ध्यान से देखिएगा, हाथी के सारे दांत अंदर रहते हैं जिससे हाथी खाना खाता है।
देखिए, हाथी का जो बाहर निकला दांत होता है उससे वो खाना नहीं खाती है। हाथी अपने सभी दांतों को अंदर रखती है जिससे वो खाना खाती है, और जो बाहर का दांत होता है वो हाथी हमला करने के लिए रखे रहती है। तो हाथी के बाहर निकले दांत को हम टस्क कहते हैं, वो उसका इंसीजर होता है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, हाथी का बाहर निकला दांत केनाइन होता है, वो केनाइन ना होकर इंसीजर होता है। याद रखिएगा, हाथी का जो बाहर निकला दांत होता है वो क्या होता है, इंसीजर होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आगे समझिए, दांतों का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम डेंटाइन फॉर्मूला कहते हैं। बड़ा सिंपल है दांतों का फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, दांत का फॉर्मूला निकालने से के लिए कि दांत का एक भाग को ले लिया जाता है, ऊपर वाला या नीचे वाला, और उसे 20 से ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। ये 20 से हम क्या कर दिए, इसको दांत को 20 से ऐसे डिवाइड कर दिए। ठीक है, 20 से डिवाइड कर दिए। किसी एक भाग का, किसी एक ओर का हमको कैटेगरी लिख देनी होती है दांतों की। अब एक साइड में कितना इंसीजर है, कितना केनाइन है, कितना प्रीमोलर है और कितना मोलर है, इसी को लिख दीजिए। तो क्या हो गया, डेंटाइन फॉर्मूला हो गया कि एक साइड में इंसीजर, एक साइड में केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसकी संख्या क्या कहलाती है, हम लोग को दांत का फॉर्मूला कहलाता है। और वही एक साइड जो ऊपर का होगा वही नीचे का होगा। एडल्ट का अगर आप गिनने की कोशिश करिएगा तो ध्यान से देखिए, आगे क्या होता है, इंसीजर। इंसीजर की संख्या एक और में कितनी हो जाती है, 2। तो यहाँ इंसीजर की जगह पर हम क्या लिख दें, 2। अब बताइए, एक और केनाइन कितना है, 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब केनाइन के बाद प्रीमोलर, तो प्रीमोलर कितने होते हैं, एक साइड में तो 2 होते हैं, और मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। बस ये ऊपर का हो गया। अपर का सेम तो नीचे का होता है, नीचे भी वही चीज हो जाते हैं। तो ये एडल्ट का हो गया। किसका हो गया, एडल्ट का। लेकिन अगर वही दांत का फॉर्मूला आपको कहेगा बच्चों का निकालिए, तो ध्यान दीजिए, बच्चों में एक साइड में इंसीजर कितने होते हैं, 2। तो एक साइड में इंसीजर हो गए 2। केनाइन कितने होंगे, 1। अब याद कीजिए, हम बताए थे कि प्रीमोलर तो बच्चों में होता ही नहीं है, तो प्रीमोलर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0। और आप ध्यान दीजिएगा, क्या बच्चों में 3 मोलर होता है कि 2 ही होता है। याद रखिए, थर्ड मोलर नहीं होता है। तो बच्चों में मोलर कितने होंगे, 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। तब सेम सिमेट्रिक नीचे भी होता है। तो ये बच्चों के लिए दांत का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये डेंटाइन फॉर्मूला एडल्ट का हो गया, ये हो गया आपका बच्चों का। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जानवरों में क्या होता है, ऊपर के मसूड़ों में, शाकाहारी जानवरों के ऊपर के मसूड़ों में दांत नहीं होती है, शाकाहारी जानवरों के नीचे के मसूड़ों में ही दांत होती है। समझा गया। अब आपको एग्जाम में अगर पूछ दे कि डेंटाइन फॉर्मूला बताइए, तो डेंटाइन फॉर्मूला एग्जाम में सिंपल ही आप अपने से गिन के लिख दीजिएगा। बीचों बीच में उंगली रखिएगा यहाँ पर। अब पहले क्या मिलेगा, इंसीजर, तो गिनिएगा 1 2। इंसीजर कितना हो गया, 2। 2 हो गया। बगल में एक केनाइन 1, फिर प्रीमोलर 2 और फिर मोलर 3। तो हो गया 21 30 23 बटा 21 23। तो ये हो गया बच्चों का और एडल्ट का दांत का फॉर्मूला। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पाचन तंत्र में हम लोग आगे समझेंगे।